रज़िया सुल्तान हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठने वाली पहली मुस्लिम औरत थी। इससे पहले मुसलमानों के इतिहास में किसी भी औरत ने हुकूमत की गद्दी को नहीं संभाला था। रज़िया सुल्तान ने गद्दी पर बैठते ही हिंदुस्तान के बड़े बड़े बादशाहों को अपने सामने झुकने के लिए मजबूर कर दिया था। रज़िया सुल्तान का जन्म 1205 में हुआ था। इन्होंने 1236 से 1240 तक शासन किया था। दिल्ली का तख्त उन्हें अपने पिता के उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त हुआ था। उनके पिताजी का नाम इल्तुतमिश था और माताजी का नाम कुतुब बेगम था। जब हिंदुस्तान को मोहम्मद गौरी ने फतह कर लिया था, मोहम्मद गौरी ने हिंदुस्तान को फतह करने के बाद हिंदुस्तान की हुकूमत की बागडोर अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दी और इस तरह कुतुबुद्दीन ऐबक हिंदुस्तान का पहला मुस्लिम सुल्तान बना। जब 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो गई तो उसके बाद हिंदुस्तान की सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद यानी अल्तमश के पास आई है। अल्तमश कुतुबुद्दीन का बेटा नहीं बल्कि गुलाम था, इसलिए उनकी सल्तनत को गुलाम सल्तनत के नाम से भी जाना जाता है। रज़िया सुल्तान इसी इल्तुतमिश की बेटी थी। सुल्तान इल्तुतमिश को रज़िया के अलावा 11 बेटे भी थे, परंतु उन्हें सबसे ज़्यादा भरोसा अपनी बेटी रज़िया पर था। सुल्तान इल्तुतमिश हर जगह पर हर मामले में अपने लड़के से ज़्यादा अपनी बेटी रज़िया सुल्तान को ही बढ़ावा दिया करता था और सुल्तान की यह आदत उनके 11 बेटों को बड़ी बुरी लगा करती थी। वह सोचते थे कि आखिर हमारी बहन तो एक लड़की है, उसके बावजूद भी सुल्तान हम जैसे बहादुरों को छोड़कर एक लड़की को ही इज्जत देता है। लेकिन हकीकत भी यही थी कि रज़िया सुल्तान अपने 11 भाइयों से जरा कम नहीं थी। वह उनसे होशियार में तो कहीं आगे थी, साथ ही साथ वह उससे बहादुरी में भी आगे थी। रज़िया सुल्तान ने बचपन से ही घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी जैसे चीज़ें बहुत अच्छी तरह से सीख ली थी और वह इसमें अच्छी महारत रखा करती थी। सुल्तान को कहीं भी जाना होता था तो पूरी हुकूमत की बागडोर रज़िया सुल्तान के हाथ में ही छोड़कर जाया करता था और सुल्तान की गैर मौजूदगी में पूरी सल्तनत को रज़िया सुल्तान ही संभाला करती थी। सुल्तान इल्तुतमिश को अपनी बेटी पर इतना ज़्यादा भरोसा था कि उसने अपनी बेटी को ही अपना जौनसिम बना दिया। सुल्तान ने यह फैसला कर दिया कि मेरे मरने के बाद इसका अगला सुल्तान जो होगा वह रज़िया सुल्तान ही होगी। लेकिन सुल्तान के इस फैसले से दरबारी लोग उनके खिलाफ हो गए। उन लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। आखिर सुल्तान अपने 11 बेटों को होते हुए अपनी बेटी को बढ़ावा कैसे दे सकता है और हम तुर्की के रहने वाले लोग एक औरत की हुकूमत कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुल्तान इल्तुतमिश की एक बीवी सातुर खान, जो रज़िया सुल्तान की सौतेली माँ थी, अपने बेटे रुकनुद्दीन को सुल्तान बनाने के लिए अंदरूनी तौर पर बगावत कर रही थी। लिहाजा सुल्तान ने दरबार और अपनी बीवी के दबाव में आकर अपना यह फैसला बदल लिया और उसने रज़िया सुल्तान की जगह अपने बेटे को अपना खलीफा बनाया। जब सुल्तान अल्तमश की मृत्यु हो गई तो उसके फैसले के मुताबिक जो दिल्ली सल्तनत का अगला बादशाह बना दिया गया। रुकनुद्दीन अयाशी व्यक्ति था, वह पूरे दिन आशिया करता रहता था। वह अपने सल्तनत पर कोई भी ध्यान नहीं देता था। दूसरी तरफ उनकी माँ महल में लोगों पर अत्याचार कर रही थी, वह अपने दुश्मनों को मरवा रही थी। रुकनुद्दीन की माता ने सुल्तान अल्तमश की दूसरी बीवियां का भी कत्ल करवा दिया था। वह चाहती थी कि मेरे बेटे रुकनुद्दीन के रास्ते में कोई भी ना आए, इसलिए उन्होंने रुकनुद्दीन के सौतेले भाई का भी कत्ल करवा दिया था। इस प्रकार उन माँ बेटे का अत्याचार दिन पर दिन बढ़ रहे थे। उनकी माँ से दरबार के सभी लोग परेशान हो चुके थे। जो लोग रज़िया सुल्तान को बादशाह बनाने के लिए मना कर रहे थे, आज उन्हें ही एक औरत की हुकूमत बर्दाश्त करनी पड़ रही थी। इसके बाद लोगों ने रुकनुद्दीन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इतनी खतरनाक थी कि खुद रुकनुद्दीन के बड़े बड़े बाजी उनके खिलाफ हो गए थे और वह बागियों के ग्रुप में जाकर मिल गए थे। रुकनुद्दीन फौज लेकर बागियों को कुचलने के इरादे से निकला, लेकिन रुकनुद्दीन कोशिश हुई हार के साथ ही रुकनुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। जो किसी दौर में रज़िया सुल्तान की हुक्मराना बनने की मुखालिफत किया करते थे, वह शर्मिंदा थे। जो लोग पहले रज़िया सुल्तान को बादशाह बनाने से इनकार कर रहे थे, उन्हीं लोगों ने बाद में रज़िया सुल्तान को बादशाह बना दिया था। हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठने के बाद रज़िया सुल्तान ने हिंदुस्तान में अपने नाम के सिक्के चलाए थे
और इन्होंने समाज कल्याण के भी कार्य करवाए थे। इस प्रकार 1236 में एक मुस्लिम महिला हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठी थी। रजिया सुल्तान ने अपनी सल्तनत के समय अच्छी सड़कें और अच्छी लाइब्रेरी जैसे चीज़ें बनवाई थी। इसके बाद रजिया सुल्तान ने तख्त पर बैठते ही मर्दों का लिबास पहनना शुरू कर दिया और वह हर काम मर्दों की तरह करती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि तुर्की के लोग एक औरत की हुकूमत को नहीं चलने देंगे। वह मर्दों की तरह ही युद्ध किया करती थी और अपनी फौज का नेतृत्व किया करती थी। कुछ समय के बाद रजिया सुल्तान को जिस बात का डर था वही हुआ। सभी बागियों ने रजिया सुल्तान के खिलाफ एक फौज तैयार कर ली ताकि रजिया सुल्तान को गद्दी से हटाया जा सके। इस फौज का जो लीडर था वह रुकनुद्दीन का पहले ही वाजिर था। रजिया सुल्तान बहुत ही होशियार थी। उन्होंने युद्ध करने के बजाय बागियों में फूट डालने की रणनीति को अपनाया और बाद में रजिया सुल्तान की यह योजना बहुत ही सफल रही। इसके बाद बागियों की फौज आपस में ही लड़कर अलग हो गई थी। इसके बाद जब रजिया सुल्तान ने देखा कि इन लोगों की एकता टूट चुकी है तो उन्होंने एक एक करके फौजी टुकड़ी को मरवा दिया था। इस प्रकार रजिया सुल्तान ने अपने खिलाफ होने वाले बहुत बड़ी बगावत को कुचल डाला था। इसके बाद लोगों के मन में रजिया सुल्तान के प्रति डर और इज्जत अधिक बढ़ गया था। रजिया सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि रजिया सुल्तान के महल में एक काला गुलाम रहा करता था, जिसको रिजे सुल्तान ने अपने महल में सबसे ऊंचा पद देख रखा था। वह हमेशा रजिया सुल्तान के साथ ही रहता था। रजिया सुल्तान ने मालिक अल-तुनिया के साथ विवाह किया, जो कि पहले रजिया सुल्तान पर बदचलन के इल्जाम लगाता था। एक युद्ध के समय रजिया को बंदी बनाया गया और बाद में उनके मालिक अल-तुनिया के पास कैद में भेजा गया। कुछ समय कैद में रहने के बाद रजिया सुल्तान ने मालिक अल-तुनिया से विवाह करने का फैसला किया और उन्होंने उनके साथ विवाह कर लिया। इसके बाद दरबारियों को यह विश्वास हो गया था कि रजिया सुल्तान के ऊपर लगाए गए सभी आरोप गलत थे। इसके बाद रजिया सुल्तान ने अपने पति के साथ मिलकर पंजाब के बठिंडा में एक बड़ी फौज को तैयार किया और वह वापस अपने गद्दी को पाने के लिए दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ी, परंतु इस युद्ध में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद रजिया सुल्तान ने दूसरी बार दिल्ली पर आक्रमण किया। इस बार भी रजिया सुल्तान को हार का ही सामना करना पड़ा था। इस युद्ध में उनके भाई की जीत हुई थी, जो कि वह समय दिल्ली के तख्त पर बैठा था। इसके बाद रजिया सुल्तान इस युद्ध में अकेली रह गई थी और उसके सभी बाकी सैनिक युद्ध को छोड़कर चले गए थे। इसके बाद रजिया सुल्तान अकेले ही वापस बठिंडा की ओर निकल पड़ी, परंतु भूख के कारण उनकी हालत बहुत अधिक खराब हो चुकी थी। इसके बाद रजिया सुल्तान को कुछ दूरी पर चलने के बाद खेत में किसान दिखाई दिया। रजिया सुल्तान ने उस किसान से कुछ खाने के लिए मांगा तो उस किसान ने उन्हें आधी रोटी खाने के लिए दे दी थी। आधी रोटी खाने के बाद रजिया सुल्तान आराम करने के लिए वहीं पर लेट गई। उन्होंने उस समय अपने सही लिबास को छुपाकर फकीरों वाले कपड़े पहन रखे थे। जब वह आराम कर रही थी तो उनका फकीरों का लिबास थोड़ा सा सरक गया था और उस किसान की नज़र रजिया सुल्तान के शाही लिबास पर पड़ी। जो उसने देखा कि रजिया सुल्तान ने बहुत से सोने के गहने पहन रखे थे। उस किसान को मन में लालच आ गया और उसने रजिया सुल्तान को वहीं पर मार दिया और इसके बाद उस किसान ने रजिया सुल्तान को उसी खेत में वहीं पर दफन कर दिया और वह सोने के गहने लेकर वहां से भाग गया। इस प्रकार हिंदुस्तान की पहले हुकूमत करने वाली महिला की अक्टूबर 1240 को मृत्यु हो गई। बाद में उस किसान को पकड़ लिया गया था और इस बात का पता लगाया गया था कि रजिया सुल्तान की कब्र कहाँ पर है। रजिया सुल्तान की कब्र आज दिल्ली शहर में मौजूद है। हिंदुस्तान की शान कुतुब मीनार रजिया सुल्तान के पिता इल्तुतमिश ने बनाई थी।